आपका चार्ट का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप वो बड़ा कर देते हो ना, तो बहुत सारा नॉइज ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। मतलब एक मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा महंगा ही रहता है। महंगा और सस्ता मार्केट में कुछ नहीं होता है। मे बी ये प्राइस महंगा है बट वैल्यू वाइज ये सस्ता हो सकता है। टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम क्या है? अगर आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम डेली है तो ठीक है, बट अगर आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम ही 1 आवर है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, बिकॉज ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पे था। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 4000 रुपीज तक ऊपर में गया और ये जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है इसको हम बोल सकते हैं मल्टी बैगर। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको दुख ही मिलने वाला है। कभी ये दुख मिलेगा कि प्रॉफिट बुक नहीं किया और कभी ये दुख मिलेगा कि जल्दी बुक कर लिया। अगर कोई स्टॉक 2 टाइम 3 टाइम्स होने वाला है ना, तो 20% के करेक्शन तो उसके रैली में 7-8 बार आएंगे। एक अच्छे स्टॉक के अंदर जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो So, hi Vijay, how are you? हाय शशांक, आई एम गुड। आप कैसे हो? All good, yeah, all good. First of all, I want to thank you a lot for coming on this podcast. अभी हम ये मोतीलाल चैनल पे बहुत एजुकेशनल कंटेंट बनाते एंड आई थॉट इट वुड बी बेस्ट कि हम लोग एक्चुअल लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनका स्ट्रैटेजी समझने के लिए आई थॉट आई विल गेट यू ऑन एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। बट पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज घुसने के पहले फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप अपने बारे में कुछ बताओ। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसा किया? व्हाट वाज योर जर्नी इनटू ट्रेडिंग? सो मेरा कभी ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे जाके ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में जाना है। सो माई जर्नी इज स्टार्टेड लाइक मैं मोतीलाल ओसवाल में ही मैं पहले जॉब पे लगा था। ओह रियली? एज अ सेल्स पर्सन, सेल्समैन, एंड दिस इज़ लाइक इन 2009-2010। ओके, उसके बाद 2 साल यहाँ पे मैंने काम किया है। उसके बाद 2011 के टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा था 25% जितना, तो तब मेरा जॉब यहाँ से ख़त्म हो गया था। बेसिकली मुझे निकाल दिया था बिकॉज जनरली कैसा होता है ना, जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करता है तो जो थोड़ा सा आज हम लोग देखते हैं आईटी में जॉब कट्स हो रहे हैं, तो वैसे होते रहता है सब इंडस्ट्री में, बट वो आईटी का ज़्यादा दिखता है, बाकी कोई इंडस्ट्री का दिखता नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो करके देखी एंड नाउ मैं जनरली मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि एक अच्छे स्टॉक के अंदर जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जनरली ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपना बहुत सालों पुराना कंसोलिडेशन ब्रेक करता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो जब ब्रेक करता है तो उसके अंदर प्राइस और वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग होता है ना। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप आपका चार्ट का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप वो बड़ा कर देते हो ना, तो बहुत सारा नॉइज़ ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। एंड मैं जनरली ये सबको पूछता हूँ क्वेश्चन, बट ये मैं आपके ऑडियंस को भी पूछूंगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट आप देखते हो। चार्ट अगर देखते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम क्या है? अगर आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम 1 मतलब डेली है तो ठीक है, बट अगर आपका मैक्सिमम टाइम फ्रेम ही 1 आवर है तो फिर थोड़ा टफ तो है। फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर रिएक्टिंग ऑन एवरीथिंग। बिकॉज आप इतने छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्ट्रेस वहाँ भी पे। ज़्यादा होता है, ट्रेड आप होल्ड नहीं कर पाते हो फिर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बोरिंग टाइप का पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादा एग्रेशन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ज़्यादा क्या हम बोलेंगे उसे, एक्साइटमेंट मैं नहीं देखता मार्केट में। मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट ऊपर गिरता है, मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं करता हूँ और मैं ज़्यादा सैड भी नहीं होता। दिस इज़ द साइकिल, जो होने वाला है वो होने वाला है। तो मैं जनरली ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेफरेंस रखता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग विद इक्विटी और समटाइम्स डेरिवेटिव, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, आप इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप बोल सकते हो। बिकॉज जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, इट टेक्स जनरली, अगर बहुत ही ज़्यादा मार्केट बुलिश है ना तो 3-4 महीने में उसके टारगेट्स आ जाते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश है तो फिर आप बोल सकते हो कि 6-7 महीना 8 महीने में लगता है। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया है या मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, बट आपका ट्रेड या आपका जो स्टॉक है वो फिर भी बुलिश है, तो 1-1.5 साल लग जाता है। मतलब वो डिले हो जाता है बट होता ज़रूर है। ठीक है। तो अभी आप
सिखा सकते हो ये स्ट्रेटजी? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप एंट्री कैसा लेते हो, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि सबके पास 100 रुपए होता है लिमिटेड, करेक्ट, अज्यूम, राइट? करेक्ट। तो एक ट्रेड में कैसा होना चाहिए, तो जैसे बेसिकली ऑडियंस जो देख रहा है उसको एक स्ट्रेटजी समझने के लिए, सीखने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा रिटेल इन्वेस्टर की तरफ। ओके, चलो लेट्स गो इनटू स्क्रीन शेयरिंग। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि मैं जनरली जो भी मैं मेथड फॉलो करता हूँ वो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं ना उसको बाय करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, हर एक मल्टी बैगर स्टॉक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो जनरली अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो बहुत सालों पुराना अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब वो ब्रेक करता है तब नॉर्मली जो उसकी प्राइस एक्शन होता है उससे ज़्यादा उसका कैंडल होता है और उसके अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जो रिसेंट हुआ होता है उसमें। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा पहले और फिर मैं आपको सब बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों को कैसे स्कैन करना चाहिए, है ना। तो अब देखो ना, दिस इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। आप ये एनालिसिस मंथली में भी कर सकते हो, वीकली में भी कर सकते हो, बट अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं मंथली में बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो हाई था ना ये 2018 का हाई था, ठीक है, एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 982 से लेके 992 से लेके 972 का ये रेंज था। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे प्राइस देख के हम लोगों को ये पता चल रहा है कि 2018 के बाद ये महिंद्रा का जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट 75% करेक्ट हो गया था। एंड आई थिंक ये कोविड का लो है जो बॉटम में आया था वो। सो बेसिकली क्या है ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मार्केट में हर टाइम कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म करता है और वही टाइम पे कोई ना कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म भी करते हैं। तो वही चीज़ है, जैसे अभी रिसेंटली हमारे मार्केट में जो भी AI रिलेटेड स्टॉक है जो हमारे इंडियन मार्केट में है वो थोड़े बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे स्टॉक ने पिछले 2-3 महीने में 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी रिटर्न दिया है, बट उनका भी ये टाइम आएगा जब वो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमेशा वही स्टॉक में रहेंगे जो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है ना। तो बेसिकली जैसे आपने बोला हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा वो लिमिटेड पैसा हमेशा परफॉर्मिंग स्टॉक में रहे, है ना। तो उसके लिए हम लोग ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई वाले स्टॉक को ही सिलेक्ट करेंगे। बट वो स्कैनर के बाद जो भी ऑल टाइम हाई में या जो भी 52 वीक हाई में स्टॉक आते हैं वो स्कैन करने के बाद हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्टॉक्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसने 2018 में हाई बनाया था और इसने कोविड में इसका लो बनाया था। अभी वी डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ था। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो टाइम पे ऑटो सेक्टर में कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्पेसिफिक ये कंपनी में प्रॉब्लम्स थी, है ना। हमें वो चीज़ के बारे में पता नहीं है और हमें जानना भी नहीं है। उसके बाद आप देखो कि कोविड के बाद तो चलो खैर मार्केट ने भी अच्छा पुश किया, बट ये आफ्टर ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2021 मतलब 4-5 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम इसने अपने 2018 के प्राइस को यहाँ पे टच किया। मतलब ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब मेरा जो वॉच लिस्ट में है ना ये स्टॉक हमेशा रहेगा कि भाई इतने सालों के बाद अगर ये अपने प्रीवियस हाई को मतलब ब्रेक करने आ रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ तो ये स्टॉक में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट क्या हो सकता है, फंडामेंटली हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आने वाला है जिसके वजह से ये कंपनी को फ़ायदा होगा। बट जनरली फंडामेंटल बेसिस पे ही वो ट्रिगर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टाइम इसने नवंबर 2021 में इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये वापस नीचे आके इसने फाइनली मई 2022 में ये प्राइस को ब्रेक किया ना। जनरली बहुत सारे लोग ये टाइम पे ये बोलेंगे कि भाई 2018 का प्राइस अभी ब्रेक हुआ है, ये स्टॉक तो बहुत महंगा हो गया है, करेक्ट, बहुत ऊपर चला गया है ना। अभी इसको खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है। बट
अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मल्टी बैगर हम लोग किसको बोलते हैं? जो अच्छा ऊपर जाता है, मतलब और जो ऊपर 2 जाता है, टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न देता है। तो मल्टी बैगर कभी ना कभी 1 टाइम हुआ होगा, फिर 2 टाइम भी होता है, फिर 3 टाइम भी होता है। मतलब एक मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा महंगा ही रहता है, करेक्ट है ना? करेक्ट। तो अगेन ये मैंने इसके लिए पूछा कि यहाँ पे ये प्रूव होता है कि महंगा और सस्ता मार्केट में कुछ नहीं होता है। मे बी ये प्राइस महंगा है, बट वैल्यू वाइज ये सस्ता हो सकता है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। अब नॉर्मल पर्सन क्या देखता है डेली बेसिस पे? सिर्फ प्राइस दिख रहा है, बट उसके पीछे की वैल्यू हमको पता नहीं है कि ये कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ना? तो वो जनरली आप अगर फंडामेंटल को ट्रैक करोगे, जैसे इसका सेल्स क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अगर आपको याद होगा ड्यूरिंग 2020 महिंद्रा ने एक कार लॉन्च किया था 700, एंड पहली बार मैंने किसी कार के बारे में ऐसा आर्टिकल देखा था कि उसका जो प्री बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा हुआ। सो दैट वाज अ रिकॉर्ड, है ना? तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि भाई इसका एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना? उसके बाद आया तो और चला, वो बात अलग है। तो जनरली ये वाले कैंडल जो है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम पे विच इज़ मई 2022, मेरा जो बाइंग है वो जनरली यही कैंडल में हो जाता है। मई में ही हो जाता है कि आप रुकते हो क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट मंथ में? मैं बाय कर लेता हूँ। बाय कर लेते अगर हो, उसने समझो ये 992 का इसका हाई था ना, तो उसके ऊपर अगर वो 4-5% जाता है तो मैं जनरली अपना पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। और उसके बाद अभी स्टॉप लॉस रखने का देयर आर मल्टीपल मेथड। आप कौन सी मेथड फॉलो करोगे दैट इज अप टू योर रिस्क। कोई ये भी कर सकता है कि भाई यही कैंडल के लो का मैं ब्रेक, अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ये मेथड में हम क्या बोल रहे हैं प्राइस को, कि भाई अगर तूने यहाँ पे ब्रेक किया है तो तू इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तू ये कैंडल को वापस से लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। करेक्ट, नहीं तो थीसिस खराब हो गया। अगर कर दिया तो मेरे जो थॉट प्रोसेस था वो गलत हो गया। करेक्ट। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो स्विंग यहाँ पे बना है, एक छोटा सा यहाँ पे ये स्विंग बना है, आप ये स्विंग के लो को स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब जनरली ये कभी कभी बड़ा स्विंग भी होता है, कभी कभी छोटा स्विंग भी होता है। तो अब ये केस में तो ये बहुत बड़ा है, तो हम लोग फिलहाल कैंडल के लो को लेके कर सकते हैं काम, है ना? तो ये 2 मेथड कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है अपने अगर आप ये बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो। नाउ अभी हमने एंट्री की बात कर ली, एक एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस की बात कर ली। अब ये होगा कि हम ये ट्रेड अगर लेते हैं तो इसका अपसाइड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को कभी ना कभी इसमें से एग्जिट तो करना ही है ना। करेक्ट। तो इसका है ना बहुत एक सिंपल मेथड है। इसमें ऐसा है कि भाई ये स्टॉक पहले बहुत साल पहले हाई मारा था 2018 में, उसके बाद इसने जो करेक्शन किया है वो रेंज आप कैलकुलेट करो और वो रेंज को आप ब्रेकआउट के बाद वापस से ऐड कर दो। सो सेम 75% ब्रेकआउट के बाद आप ऐड करो। हाँ, मतलब इसमें आप 75% मत देखो, हम लोग ये देखेंगे कि इसका कितना 747 पॉइंट है ना, 740, वो हम लोग 992 में ऐड कर देंगे। तो दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड, मतलब 1000 पकड़ेंगे तो 1700, 1700 आ रहा है। तो दिस इज एक एक्सपेक्टेड टारगेट जो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ये थीसिस के बेसिस पे, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जा सकता है। अब इसका गारंटी क्या है वो नहीं है, ये इसके ऊपर भी बहुत बार जाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये उधर तक पहुँचने के लिए भी 1.5-2 साल लगा दे। करेक्ट है ना? बट ये ऐसा देखा गया है कि जनरली अगर कोई स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट करता है तो उतना ऊपर तो उसकी जो रेंज होती है वो जाती ही है, राइट? अब आप देखो ये केस में क्या हुआ, ये स्टॉक ने पहले तो एक अच्छा मोमेंटम लिया, फिर वापस से थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर वापस से देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट फरवरी 2024 में आपका जो एक्सपेक्टेड था वो आ गया और आपने मई में ये लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में आपका जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो प्राइस आ गया। अब ये जर्नी इतनी स्मूथ थी, वैसे हम लोग स्मूथ बोल रहे हैं पर अगर आप ये देखोगे ना नवंबर 2022 से लेके मार्च 2023, जब अगर हम लोग ये टाइम पे रहते तो थोड़ा टफ होता है, बिकॉज जब आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक जब 20% जितना गिरता है तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। करेक्ट, है ना? 100%। बट सी अगेन द पॉइंट इज
जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो तो ये फॉल है ना आपको एज अ करेक्शन दिखेगे, और जब आप छोटे टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको वो क्रैश दिखेगा, है ना, गिरते जा रहा है, गिरते। हाँ। तो एक बात मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये सीखा है कि अगर कोई स्टॉक 2 टाइम 3 टाइम्स होने वाला है ना, तो 20% के करेक्शन तो उसके रैली में, मतलब वो 3 टाइम्स की जर्नी में 7-8 बार आएंगे। 30% और 40% का करेक्शन 1-2 बार आने के चांसेस है। अगर आप इतना बड़ा रिटर्न देखने के लिए देख रहे हो, लेने के लिए, तो आपको वो करेक्शन बेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको वो करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप सिंपल है, आप यहाँ पे आपका जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है आप वो फॉलो करो। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, आप ऐसे करेक्शन में एग्जिट हो जाओगे, और जब वापस से आपका ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है आप वापस से री एंटर कर लो। उसमें क्या होगा, आपका चर्निंग ज़्यादा हो जाएगा बट आप थोड़ा मेंटली पीसफुली रहोगे, है ना। जनरली मैं ये चीज़ नहीं करता, बट अगर किसको करना है तो कर सकते हैं। और वो भी मैं बताता हूँ कि आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए क्या करना चाहिए। एक सुपर ट्रेंड करके एक इंडिकेटर है, जनरली बहुत सारे लोग हैं ना उसको बाय सेल के लिए यूज़ करते हैं, और सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देना चाहिए। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे और अगर आप सुपर ट्रेंड फॉलो करके ट्रेल करोगे तो आपको फिर देखो ये जो करेक्शन था ना मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड को वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। ओके। मंथली विल बी वेरी लेट, करेक्ट, है ना। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे तो ऐसे करेक्शन में जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है आपको एग्जिट कर देने का। और जो मैंने आपको बोला कि वापस से वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, आप वापस से री एंटर कर सकते हो। तो ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो 20% के करेक्शन को भी झेल नहीं सकता है। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जब आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ उसके बाद ही ये रिकवरी हो गया ना, तो जनरली ये 20% का रेंज ऐसा है कि आता है वो मार्केट में। बट अभी जो मैंने आपको बताया ना, देखो ये यहाँ पे था, ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पे था, उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज तक ऊपर में गया, 4 गुना हो गया एंट्री पॉइंट से एक्चुअली। हाँ राइट, यही मैं आपको बोलने वाला था। मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं डबल इंजन बोलता हूँ, और उसका नाम डबल इंजन इसके लिए रखा है क्योंकि मैं एक इंजन को टेक्निकल मानता हूँ और दूसरे इंजन को मैं फंडामेंटल मानता हूँ। अब आपको ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया ना, ये कोई कॉन्सेप्ट मैंने इन्वेंट नहीं किया है, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में पहले से था। इसको इसको बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मतलब इसने बहुत सालों पुराना प्राइस ब्रेक किया, इसीलिए उसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है इसको हम बोल सकते हैं मल्टी बैगर। इसने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न दिया आफ्टर द ब्रेकआउट। तो हर मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता। कोई स्टॉक 100% रिटर्न देगा, कोई 50% देगा, कोई ऐसा भी होगा जो 4 टाइम्स रिटर्न दे रहा है, कोई ऐसा भी होगा BSE जैसा जो 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न दे रहा है, बहुत फास्ट चला जाएगा। हाँ, फास्ट भी जा रहा है और ज्यादा भी रिटर्न दे रहा है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट को मल्टी बैगर बनने के लिए डबल इंजन लगता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू ऐड फंडामेंटल देयर। आपको थोड़ा सा मार्केट का या कंपनी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये कंपनी में क्या चेंज हो रहा है फंडामेंटली। मैं याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था प्राइस और वैल्यू। करेक्ट। तो जब बड़े इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में दिखता है कि भाई फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, तो वो उसको बाय करते जाते हैं। करेक्ट। और उनके बाय करने की वजह से ही ये और महंगा होते जाता है, और वापस से वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो और वो बाय करेगी, फिर वो और महंगा होगा। मतलब ये सारा फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है, और वो ग्रोथ आता है तो वो और डिमांड हो जाता है। करेक्ट, है ना। करेक्ट। तो ये कंपनी में ऐसा था कि इन्होंने वो गाड़ी को लॉन्च किया 700 को, उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा काम किया, फिर इन्होंने अच्छी EV कार्स मार्केट में लाई, वो भी अच्छी चली, कंटिन्यूसली इनका सेल्स अच्छा हो गया, प्रॉफिट अच्छा हो गया, जो 2018 से लेके 2022 तक मिसिंग था। मतलब आज मेरे पास खुद के पास महिंद्रा की कार है, बट अगर आप मुझे 2019 में या 2020 में बोलते महिंद्रा की कार लेने, तो मैं बोलता था यार महिंद्रा की कार कौन लेता है। बट मेरे हिसाब से मैंने अभी कार लेने से पहले बहुत रिसर्च किया, अभी मार्केट में वैल्यू फॉर मनी महिंद्रा है। मेरे पास भी महिंद्रा ही है, एंड इवन सुपर है वो। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर महिंद्रा, इवन टाटा में भी ऐसा ही हुआ है। आज से कुछ साल पहले टाटा की कार कोई लेता नहीं था, और अभी टाटा भी अच्छी फीचर और अच्छी वैल्यू फॉर मनी चीज़ें दे रहा है।
सी एज अ कंज्यूमर, अभी मैं कार देखने गया था ना, तो मेरा नीड था, आई वॉन्ट अ 7 सीटर कार, बट उसमें जो थर्ड रो होता है ना, मेरे को वो भी थोड़ा स्पेशियस चाहिए था। करेक्ट। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज की कार देखी, तो उसमें क्या होता था, थर्ड रो इतना स्पेशियस होता ही नहीं था। जगह नहीं होता था। ऐसे बोलते थे छोटे बच्चों की बैठने की जगह है, बट वो छोटे बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होती थी। जैसे मैंने स्कोडा का एक कार देखा था, दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 55 लाख, राइट? ओके। बट उसका थर्ड रो में सिटिंग ऐसा है कि बच्चा भी कंफर्टेबली नहीं बैठेगा। फिर मैंने ये देखा महिंद्रा का जो 7 सीटर कार है, वो 7XO, उसमें ऐसा है कि बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके बाद मैंने टोयोटा हाइब्रिड देखा, जो ये है टोयोटा का इनोवा हाइब्रिड कार, राइट? क्रिस्टा उनका जो है इनोवा, तो वो भी अच्छा कंफर्टेबल था, बट वो महिंद्रा से 10 लाख रुपया महंगा है और फीचर उसमें कम है। करेक्ट। मे बी वो रिलायबिलिटी वाइज कार बहुत अच्छा है, इंजन वाइज अच्छा होगा, बट फीचर, मुझे तो फीचर भी चाहिए थे। करेक्ट है ना? इसमें स्क्रीन विन अच्छा बड़ा है, एंड मुझे कार चलाना पसंद है, तो आई वांट जो ड्राइवर ओरिएंटेड कार हो। तो जनरली वो जो इनोवा है वो थोड़ा ऐसा है कि वो आप अगर बॉस हो, आप पीछे आपके ड्राइवर के साथ हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो लास्ट में ये 2 कार मेरे पास ऑप्शन था। तो मैंने इतना रिसर्च करके भी ये कर लिया, मतलब सच में ये लोग वैल्यू दे रहे हैं ना। करेक्ट। तो ये इसमें ट्रांसलेट हो जाता है फिर। एग्जैक्टली। और वो उसके सेल्स में ट्रांसलेट हुआ, फिर वो उसके प्रॉफिट में ट्रांसलेट हुआ। तो एज अ फंडामेंटल पर्सन आपको ये थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि भाई ये कंपनी में इतना क्या हो रहा है। सी आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल। मैं ऐसे एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ, बट जो लोग रिलेट कर सकते हैं मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ 100% काम करती है, ये फेल भी होते हैं। मैं आपको फेल वाले भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेक होना चाहिए। तो देखो 2008 का रिलायंस का प्राइस 2017 में ब्रेक हुआ, मतलब नो रिटर्न्स। जिसने 2008 टॉप पे लगा उसको रिटर्न ही नहीं मिला। वैसे 2008 से 2017 में तो नो रिटर्न है, बट वैसे बहुत सारे फेज थे जहाँ पे रिटर्न बने भी, फिर थोड़ा फॉल भी आया, बट अभी हम उसकी बात नहीं करते। अब देखो 2017 में रिलायंस में ऐसा क्या हुआ था, मतलब फंडामेंटल ट्रिगर क्या था अगर आप याद करोगे? जियो था, जियो लॉन्च हुआ था, जियो मोमेंट, हाँ, है ना? तो उसके वजह से ये कंपनी में यहाँ से ही डिमांड आ गया था। इनफैक्ट डिमांड तो नीचे से ही आ गया था, बट हमारे मेथड के हिसाब से ये यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक अगर हम रेंज कैलकुलेशन करके लगाएंगे तो इसने ऑलमोस्ट अपना रेंज भी अचीव कर लिया। फिर कोविड के पैनिक में ये नीचे गिरा, बट वो प्राइस अगेन ब्रेक नहीं हुआ। एंड उसके बाद तो ये हिस्ट्री है कि रिलायंस में क्या हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में या मिड कैप स्टॉक में या स्मॉल कैप स्टॉक में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में चलेगा, ये लार्ज कैप स्टॉक में भी चलेगा। इवन आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। और ये तो ऐसा एग्जांपल है ना, ये देखो, दिस इज लाइक कमोडिटी, दिस इज कमोडिटी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1980 का प्राइस 2011 में हुआ और 2025 में। और अगर आप इसको, दिस इज सिल्वर इन अ डॉलर टर्म, राइट? पर आउंस के प्राइस का जो होता है वो है ये। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका $91 का टारगेट आ रहा था। ये ऊपर में, मतलब जब कोई चीज़ चलती है तो फोमो में और भी ऊपर जाता है, बहुत फोमो होता है इसमें। तो लाइक अभी मैंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट भी किया था कि एक टाइम था जब सिल्वर 80,000 90,000 में मिल रहा था, तब किसी को खरीदना नहीं था। फिर जब वो 1-2 लाख हुआ तो सबको खरीदना था। फिर 4 लाख हुआ तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड नाउ। और वापस से वो 2,20,000 में मिल रहा है, तो अभी किसी को खरीदना नहीं है। तो सी दिस इज द साइकिल्स में जिसकी आपको बात कर रहा हूँ ना, कि मार्केट में कभी कोई चलेगा कभी कोई चलेगा। करेक्ट। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि विजय भाई आप कौन से स्कैनर चलाते हो ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि शशांक भाई कुछ नहीं करना है। आपको गूगल में जाके यहाँ पे जनरली आपको ये टाइप करना है कि भाई 52 वीक हाई स्टॉक कौन से है। अगर आप ऐसे टाइप करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में देगी। मैं NSE का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप NSE में देखोगे और यहाँ पे आपको 52 वीक हाई वाले बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अभी आप मुझे बोलोगे विजय भाई इसके बाद क्या, देयर आर 137 स्टॉक। करेक्ट। तो ये तो रोज चेंज होता रहेगा। हाँ, बट आपको ये 137 स्टॉक मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे एक बार, हाँ, किसमें हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है।
करेक्ट। अभी हम लोग किसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है डिलीवरी करके, इसको मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो ना, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ डिलीवरी। अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो लॉजिक इसमें अप्लाई कब होगा, जब ये अपना 708 प्राइस को ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई। हाँ, बट देयर इज वन मोर लॉजिक विच इज कॉल्ड रिवर्सल ब्रेकआउट, है ना। तो वो ऑलरेडी ये स्टॉक में हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ये कब का प्राइस है, दिस इज लाइक 2024, है ना। 2024 का प्राइस का जो कंसोलिडेशन है वो अभी ब्रेक हो रहा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसका आप कैसा टारगेट करेंगे, सेम उधर से गिरा? इसका देखो, इसमें क्या है ना, वी हैव अ प्रीवियस रेजिस्टेंस हियर, करेक्ट। तो हम लोग ये रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा फॉल था, तो दिस इज वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, बिकॉज ये तो इसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई है। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक आएगा। सो टारगेट 1 टारगेट 2 जैसा वी कैलकुलेट रेंज बिकॉज हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, वो केस में। अभी आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। जैसे आप अभी ये देखोगे, दिस इज बजाज कंज्यूमर। हाँ, वो अब भी हुआ उसका कुछ, अब आप देखो, अच्छा न्यूज़ आया था उसका। हाँ, सी द पॉइंट इज, इसमें जो मैं आपको रिवर्सल ब्रेकआउट बोल रहा हूँ वो यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया मल्टी ईयर ब्रेकआउट का जो कॉन्सेप्ट है, अभी मुझे तो आपको वापस से रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियरली विजिबल कि 2015 और 2018 का प्राइस फाइनली ये स्टॉक ने अभी ब्रेक किया है ना। देयर इज़ वन मोर एग्जांपल, अगर आप ये देखोगे, दिस इज वोकार्ड का चार्ट। इसका कुछ न्यूज़ आया था ना, कुछ इसने नया एक ड्रग बनाया है। हमारी इंडिया की पहली कंपनी है जिसने कुछ बनाया है, इनोवेट किया है ना। अब देखो, इसका न्यूज़ शायद लोगों को यहाँ से ही पता था, है ना। देखो यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम था। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, बट सबसे ईजी ये है, मैंने जो आपको बोला, एक मल्टीबैगर स्टॉक मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स चलता है। तो अगर वो स्टॉक कभी 100 रुपये का था तो फिर वो 200 होगा, तब वो 2 टाइम्स होगा, 300 होगा तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अभी ये वोकार्ड मल्टीबैगर बनेगा, बजाज कंज्यूमर मल्टीबैगर बनेगा, या डिलीवरी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी फंडामेंटली फिर कैसे परफॉर्म करती है, राइट। जैसे एक ट्रेंड करके स्टॉक है, वो स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बट क्या होता है ना, वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, फिर सडनली उसका ग्रोथ उसका दुश्मन बन जाता है। मतलब वो कंपनी हर महीने, मतलब हर क्वार्टर में वो 30% 40% से ग्रो कर रही है, फिर उसको उसी के रिजल्ट को बीट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वो मार्केट लीडर बन जाता है। करेक्ट है ना, करेक्ट। जैसे अभी बड़े बड़े स्टॉक्स में क्या हो रहा है, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस में भी वही हो रहा है ना, सब में क्या हो रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग टू, मतलब उनका जो ग्रोथ, उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस था वही देने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनका साइज इतना बड़ा बन जाता है। तो जनरली ऐसे सेटअप्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कंपनी अभी 5,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है या 50,000 की बन सकती है। करेक्ट है ना। अगर वो 10,000 कंपनी जो मार्केट कैप है वो अगर 50,000 की बनेगी तो भी 4 टाइम्स हो गया। करेक्ट। बट बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी कंपनी को जो ऑलरेडी 2 लाख करोड़ मार्केट कैप की है, वो 10 लाख करोड़ की कैसे बन सकती है, मतलब उसको बहुत मुश्किल होता है बनने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब एक इन्वेस्टर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड इसमें एंट्री पोजीशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 100 रुपये है आपके पास। हाँ। अभी मैं ये स्कैन करते जाऊंगा, इसका होल्डिंग पीरियड भी लंबा है, मे बी एज यू सेड 1 ईयर, कभी 2 साल या कभी 6 महीना भी हो सकता है। सो आज मैंने अगर, वो कैसा डिप्लॉयमेंट होता है, आप पूरा अभी डाल देते हो? सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल ये है कि आपने एक ट्रेड देखा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पूरा पैसा, मतलब आपने समझो आपके पास 1 लाख रुपया है, आप ऐसे सोचो कि आप इसमें 15 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो 7% अप्रॉक्सीमेटली, तो जो परसेंटेज आता है आप वो पूरा परसेंटेज आपके हिसाब से उसमें डिप्लॉय कर दो। ठीक है ना। मैंने देखा है कि आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हो ना कि मैं अभी थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, बाद में थोड़ा करता हूँ, मार्केट अभी थोड़ा ख़राब है, जब मार्केट अच्छा होगा तब करता हूँ।
ये दिमाग लगाने से भी कोई ज़्यादा रिटर्न बनता नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% रिटर्न एक्स्ट्रा बना लोगे ओवरऑल ऑन द पोर्टफोलियो। तो मैंने ऐसा सोचा है, अभी तो मैं प्राइस भी नहीं देखता, मैं मार्केट करके खरीद लेता हूँ 10-15 रुपया जो भी है, बिकॉज नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। और नंबर ऑफ स्टॉक्स के इसमें मैं ये बोलूँगा, अगर ये कोई मेथड कोई नया पर्सन फॉलो करना चाहता है तो 15 to 20 स्टॉक्स इक्वली अपने पैसे को डिवाइड करके वो 15-20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकता है। 10 के नीचे अगर कोई पोर्टफोलियो बनाएगा तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, but risky भी हो जाएगा। हाँ, वो आपका एक्सपीरियंस आने के बाद आप थोड़ा कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में 1-2 साल 3 साल आप 15 से 20 का पोर्टफोलियो बना के अपना काम कर सकते हो। एंड इसमें अच्छा जब होता है, जब ऊपर चला जाता है, तो इसमें स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिट कैसा करें इसमें? एग्जिट तो देखो, एक तो ये है कि आपने जो रेंज कैलकुलेशन किया है, अच्छा, जब वो आया तब आप फुल एग्जिट कर दो। हाँ, दूसरा ये है कि रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टारगेट आ रहा है समझो 70% 80% आ गया वो, है ना, बट आपको उतना दूर तक रुकना नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि 30-35% या 40% आपके प्राइस से ऊपर आया, आप थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। ओके, है ना, थोड़ा आप पोजीशन मतलब आप समझो 30-40% या 50% क्वांटिटी कम कर दो, तो आपने ट्रिम कर दिया, तो आपको दूसरे ट्रेड के लिए भी पैसा मिल जाएगा एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मैंने ये स्टॉक में पैसा बनाया है। और आप फिर मैंने जो आपको सुपर ट्रेंड का लॉजिक समझाया उसको वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करो, तो क्या होगा कि अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, यू विल नॉट लूज एनीथिंग, एटलीस्ट आप पैसा बना के गए। करेक्ट। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको ये मेथड फॉलो करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई आप पूरे टारगेट पे वेट करना चाहते हो तो आप करो। एंड बहुत बार ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप फंडामेंटल्स पढ़ना नहीं चाहते और आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स में रुकना भी है, तो आप क्या कर सकते हो, जब फाइनल टारगेट आएगा तब आप 70% या 80% क्वांटिटी आपका रिड्यूस कर दो और फिर वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड लगा के वो स्टॉक को छोड़ दो। अगर वो स्टॉक मल्टीबैगर है तो आपको ज़्यादा रिटर्न दे देगा, नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस हिट कर देगा। एंड ऐसा भी कभी कभी होता है, मैंने देखा है कि स्टॉक ऊपर जाता है, सोचो 30-40% जाता है, उसके बाद बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता है। अभी तो, वो माइंड पे गेम आता है। है, तो अच्छा है ना, कंसोलिडेट करता है। मैंने ऐसा 8 महीना हो गया अभी ऊपर नहीं गया। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, बिकॉज वो सिचुएशन में ना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, मैं आपको एक फ्लैट होता है वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, दिस इज रिको ऑटो, और जो आपने बोला ना वो तो चलो ठीक है, वो कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये ट्रेड मैंने लिया भी था, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड में मेरी क्या गलती थी, आप मेरे को बताओ, मैंने कोई गलत लॉजिक के हिसाब से तो करेक्ट ही था। ये इसने 2024 में मार्च में ब्रेकआउट किया था 2005 का, एनरिको ऑटो ने, राइट। तो जनरली जब ये ऐसे स्टॉक ब्रेकआउट करते हैं ना, आपने ज़्यादातर इसके नाम नहीं सुने होते हैं। Correct. आप देखो ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से मतलब 36% ऊपर गया था, वेरी फास्ट, वो भी 1 महीने में। हाँ, मतलब विदिन मतलब आपने एंट्री लिया और ये मतलब हर दिन चल रहा था, ऐसी बात है। तो मेरा इसमें क्या दिमाग था कि भाई अब तो ये स्टॉक इतना अच्छा चला है तो अब तो इसमें पैसा बना के निकलेंगे। तो मेरा जो रेंज कैलकुलेशन का टारगेट है वो आ रहा था 223 का, करेक्ट। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार अपने को इसमें प्रॉफिट क्या बुक करने का, ये तो अच्छा ही है। बट देखो उसके बाद क्या हुआ, ये वापस यहाँ पे आया, इनफैक्ट ये स्टॉक ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हाँ। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो आपने बोला दैट इज अ डिसेंट सिचुएशन के प्राइस ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्ट। तो वैसे सिचुएशन में तो आपका माइंडसेट ही है सब कुछ। हाँ। जनरली आपका अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है ना मार्केट में, तो आपको पता चलता है कि यार दिस इज नॉर्मल कंसोलिडेशन। ये एक कंसोलिडेशन है ना, एक अच्छा प्रोसेस है जो होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है एक रैली लेने के बाद, इसका मतलब है कि वो रैली भी सस्टेन नहीं हो सकता, उतना स्पीड में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे सिल्वर में हुआ है ना, जैसे क्रूड में भी हुआ। अगर वो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जाता है ना, तो वो बहुत टाइम तक सस्टेन रहता है, जिसे मैं जनरली जो सिल्वर में हुआ उसको मैं पैराबोलिक मूव बोलता हूँ। तो पैराबोलिक मूव ऐसा है कि कभी भी रिवर्स हो सकता है, Correct. और सेम स्पीड में होगा, और हुआ भी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, मैंने अपने मेथड को फॉलो किया और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब पर्सनली मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैंने ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा ये ट्रेड में प्रॉफिट देखा,
मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 6 महीने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया। करेक्ट। तो ऐसा भी होता है ये सिचुएशन में, बट इससे ही बचने के लिए मैंने बोला कि अगर समझो 30% ऊपर जाता है या 40% ऊपर जाता है तो यू कैन ट्रिम, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ट्रिम कर लो और हाँ। सुपर ट्रेंड से ये कर लो। सी, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, मैंने जो अपने मिस्टेक्स से सीखा है ना, वही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। करेक्ट। तो करेक्ट। ये सारी चीजें जब मेरे साथ हुई है, मल्टीपल चीजें, तब मैंने सीखा है। अब ऐसा होगा आप ट्रिम करोगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि मल्टी बैगर को आप जल्दी ट्रिम कर रहे हो, ठीक है, अभी ये क्या भी कर प्रॉब्लम सकते है। हैं। हाँ। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको दुख ही मिलने वाला है। कभी ये दुख मिलेगा कि प्रॉफिट बुक नहीं किया, करेक्ट। और कभी ये दुख मिलेगा कि जल्दी बुक कर लिया। ये तो मैंने देखा है। आपको डिसाइड करना है कि कौन से दुख के साथ रहना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि प्रॉफिट बुक करने के बाद जो दुख होता है ना, वो ठीक है। वो ठीक है। वो ऐसा एक मीम आया था ना कि आप पैसे वाले होके दुखी होना चाहते हो या गरीब होके दुखी होना चाहते हो। करेक्ट। तो मैं पैसे वाला होके दुखी होना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी अच्छी सी ड्रिंक लेके हाथ में बैठा रहूंगा और रोऊंगा, बट ड्रिंक अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा जगह मिलना अच्छी चाहिए था पर इतना ही मिला हाँ, बेसिकली। सो वो वाला दुख चलेगा। नाउ सी दिस स्टॉक अगेन, अगेन ये अपने जो हाई है उसको ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तो ये वापस करेगा तब हम देखेंगे। बट ये एक फेलियर था जो मैंने आपको दिखाया। इवन देयर इज वन मोर फेलियर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी एक ONGC करके स्टॉक है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने जो आपको लॉजिक बताया वो लॉजिक के हिसाब से ये ट्रेड भी बाय बन रहा था। देखो इसमें तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ था। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, राइट। तो ये स्टॉक ने जुलाई 2024 में जुलाई 2014 का प्राइस ब्रेक किया था, मतलब 10 ईयर का कंसोलिडेशन है ना। अब मैंने इसमें अपने जो भी मेरा मेथड है एक्सपर्ट दैट, मैंने इसमें सारे ट्रेड लिए, बट इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट दिस इज अगेन, ये आप इसको रोक नहीं सकते। मैंने बहुत बार देखा है, मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक ब्रेकआउट फेल करने वाला है। मतलब वो बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट फेलियर को कैसे पता चला है, फेक ब्रेकआउट्स को हम कैसे पता चला है क्या। तो वो हम नहीं कर सकते, वो फ्यूचर की बात है। करेक्ट। और फ्यूचर को कौन प्रिडिक्ट कर सकता है। करेक्ट है ना। इसके अंदर तो सारी चीजें अच्छी थी, इसका जो प्राइस से ब्रेकआउट हुआ था वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग था। करेक्ट। अब इसमें वॉल्यूम भी डिसेंट था। एक तरीके से ये लार्ज कैप स्टॉक है तो वॉल्यूम इतना सस्टेनेबली आपको दिखेगा नहीं, बट सारी चीजें अच्छी थी। फिर अगला महीना उसने रीटेस्ट भी बराबर किया। हाँ, तो यही सब चीजें होता है। बट सी, स्टॉक मार्केट में देयर इज नथिंग 100%, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी मेथड 40%, 50%, 60% प्रोबेबिलिटी वाली है या नहीं है। तो जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ वो है करेक्ट। एंड मुझे पता है जब मार्केट में अच्छा रैली आता है या मार्केट अच्छा होता है ना, तब मैं ऐसे मेथड से अच्छा पैसा बना सकता हूँ। और मुझे वही टाइम पे ज़्यादा पैसा बनाना है और ख़राब टाइम पे कम पैसा लॉस करना है। अंडरस्टूड। तो आपने अभी वो NSE वाला एग्जांपल दिखाया, बट आप क्या यूज करते हो? मतलब आपका कुछ ऐसा उठ के आप जब स्कैन करते हो तो आप क्या क्या खोलते हो? सी देयर इज नथिंग कुछ है? मैं ऐसा कोई मैजिक नहीं है। मैंने ऐसी कुछ चीजें बनाई हैं। लाइक आपका ऐसा प्रोसेस होगा ना एक। हाँ, देखो ना, ये हमारा एक स्टूडेंट है। हाँ. उन्होंने ये स्कैनर मेरे को बना के दिया था। बेसिकली इसमें क्या है, ये देखो, आप देखोगे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, EMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, फिर यहाँ पे RSI की एक कंडीशन है, फिर यहाँ पे MACD की एक कंडीशन है, और हर चीज़ में आपको 3 दिखेगा। RSI भी 3 दिखेगा, MACD भी 3 दिखेगा, और ये मूविंग एवरेज और EMA भी आपको 3 दिखेगा। सो बेसिकली ये है कि भाई स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज 200 के डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ऊपर होना चाहिए। उसका RSI 51 के ऊपर होना चाहिए डेली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम में। और मैकडी हिस्टोग्राम में ना एक नंबर होता है, वो 0 से पॉजिटिव होना चाहिए डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में। बेसिकली वेरी गुड मोमेंटम स्टॉक्स। हाँ, अपवर्ड मूविंग। हाँ, सो अभी देखो, अभी अगर मैंने इसको अभी स्कैन किया ना तो 163 स्टॉक्स आए। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मेरे पास तो मैं पूरा दिन यही काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको, ये सारे स्टॉक्स को कॉपी कर लिया और मैं अपने ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ यहाँ पे, और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आज कॉपी पेस्ट करके रखा था क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पे करते रहता हूँ। तो आप अगर इसको देखोगे, अभी मुझे क्या करना है, अभी जो मैंने आपको अभी बताया उसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है,
नहीं हो रही है, तो ये स्टॉक मेरे लिए काम का नहीं है। इसमें हो रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है, नहीं बट इसका मल्टी ईयर नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये मेरे एक लिए साल काम का का ही नहीं है। है। ये ब्रेक तो हो रहा है, इसको आप कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट बोल सकते हो, बट ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो ये आप कितना साल यूजुअली रखते हो इसमें, 4-5 साल के ऊपर या See, लंबा? इट्स गुड, जितना जितना बड़ा ब्रेकआउट है उतना अच्छा। हाँ, तो लॉन्गर टाइम हाँ, फ्रेम पे। बट अगर समझो मेरे पास एक है जो 3 साल का है और एक ब्रेकआउट है जो 10 साल का है, और 10 साल का ब्रेकआउट में कैंडल भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, और आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपको पता चला कंपनी में ट्रिगर भी है और वो समझा। सेक्टर भी अभी अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। और अंडरस्टूड। सी, दिस विल कम एज अ एक्सपीरियंस। आप जितना डेली बेसिस पे जितना प्राइस एक्शन देखोगे उतना आपका मसल मेमोरी बनेगा। करेक्ट। फिर आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। और अगेन, मैंने कोई स्टॉक सिलेक्ट किया, आपने कोई स्टॉक सिलेक्ट किया, आप वाले स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया, मेरे वाले स्टॉक ने कम रिटर्न दिया, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। वो तो होते रहने वाला है। तो मैं जनरली ऐसे करते रहता हूँ। ये जैसे अभी देखो, ये स्टॉक है, ये स्टॉक ने हमारे मेथड से यहाँ पे कहीं पे 2022 में फर्स्ट टाइम सिग्नल दिया था। उसके बाद यहाँ पे उसका एक कंटिन्यूशन ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। बट जनरली मैं ऐसे वाले स्टॉक्स को ढूंढता हूँ जिसे जो मैं पहला फ्रेश वाला ब्रेकआउट हो जिसे रहा है। मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ। तो ऐसे में ये प्रैक्टिस अपना डेली बेसिस पे एक बार मैं ऐसे स्टॉक स्कैन्स करते रहता हूँ। यही है नॉर्मल। देखो अभी ये वाले स्टॉक ने, SPR ऑटो टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया था फरवरी 2024 में। करेक्ट। और उसके बाद ये जो आप बोल रहे थे ना कंसोलिडेशन, ये किया था तो ये उधर। कंसोलिडेशन हुआ था। हाँ, बट 1 साल का almost। कंसोलिडेशन हाँ हुआ था, बट मैं आपको क्या बोला कि अगर आपका स्टॉक सही है और आपका एनालिसिस राइट है, आपने सही चीज़ खरीदी है, तो आपका प्रॉफिट डिले हो सकता है, ये तो अच्छा दिया मिलेगा है। आपको वैसा, है ना। तो ये नॉर्मल मेरा प्रोसेस है, मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ। अगर कोई ये भी नहीं करना चाहता है, सिंपल है, आप 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई को चेक को स्कैन करो डेली बेसिस पे। अभी देखो आप MCX का एक एग्जांपल दिखाता हूँ जस्ट टू योर एवरीवन। अब MCX में देखो 2012 का प्राइस 2023 में ब्रेक हुआ था, एंड यहाँ पे विथ वॉल्यूम। हाँ, विथ वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने बहुत अच्छा, देखो ये एक सस्टेनेबल रिटर्न दिया है, थोड़ा ऊपर गया, फिर मैंने भी दिया है। करेक्ट। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई स्टॉक, देखो ये स्टॉक ने अभी तक कितना ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न दिया है, पर ये स्टॉक में अगर आप करेक्शन देखोगे ना, एक करेक्शन यहाँ पे हुआ था, ये 30% का करेक्शन था। उसके बाद ये हुआ था 35% का, उसके बाद ये भी हुआ था ऑलमोस्ट 20% का, और ये भी ऑलमोस्ट 20% का रहेगा। तो मतलब एक मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर मल्टीपल टाइम करेक्शन आते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप फंडामेंटली वो कंपनी में कॉन्फिडेंट है आपको, तो आप होल्ड करके रखो, या फिर आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली मेथड से एग्जिट करके वापस री एंटर कर सकते हो। करेक्ट। तो ये ठीक है, अभी आई अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी एंड बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। आई थिंक प्रैक्टिस कर करके लोगों को फिर और समझेगा इजी। Yes. बट आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे लोग क्या गलत कर रहे हैं अब, जब आप, बिकॉज आपने बहुत सारा चीज़ ट्राई किया है पास्ट में। मुझे ऐसा लगता है लोग सिर्फ एक ही चीज़ को गलत करते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग। सो देर बाकी लोग का स्ट्रैटेजी यूज़ करके, बिकॉज इतना सारा इंफॉर्मेशन है मार्केट में, आप कभी कुछ फॉलो करोगे, आप कभी कुछ फॉलो करोगे। सी, मार्केट में है ना, पैसा आपका जल्दी नहीं बनता है, ये टाइम लेता है, और किसी को टाइम देना ही नहीं है। करेक्ट। सबको फटाफट पैसा बनाना है, और वही चक्कर में रोज लोग आप अलग अलग चीज़ें करते हो। जैसे आपने बोला ज़ीरो हीरो, वो तो सबसे खराब है, मतलब वो तो लकी वो है, तो सबसे random खराब ही है। जैसे यहाँ पे मुंबई में वो राजश्री लोटो होता है ना, कि आप जाके 15 मिनट में देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इट्स लाइक दैट ओनली ना। करेक्ट। तो उसको लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को तो सुन के ऐसा लगता है कि बस तू जुआ कर रहा है, ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। अभी कोई ऑफेंड हो जाएगा कि यार ऑप्शन को आप जुआ बोल रहे हो। सी, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी है जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर है, एंड दे आर मैनेजिंग गुड मनी, मतलब अच्छा पैसा बना रहे, खुद का भी अच्छा बना रहे। अब सोचो, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मैं उसके साथ 2 दिन बैठूंगा, वो मुझे सब सिखा देगा, बट फिर भी मैं वो चीज़ सीखना नहीं चाहता, बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस। मेरा जो पर्सनल टारगेट होता है, मेरा ऐसा है कि यार मुझे साल में 25 से 20% रिटर्न बनाना है, बस हो गया। करेक्ट। उससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है। ऑब्वियसली ज़्यादा किसको नहीं चाहिए, बट मेरा एक टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म तक ये कंसिस्टेंटली करते रहूँगा ना,
तो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। करेक्ट। बट आप ऐसे टारगेट रखते हो कि मुझे हर साल 50% रिटर्न बनाना है, हर साल मुझे 100% रिटर्न बनाना है, तो फिर बॉस आप गलत जगह पे हो। कोविड के बाद की रैली में अच्छे पैसे बने भी है, मतलब मैंने जितना इमेजिन नहीं किया था उससे ज़्यादा रिटर्न बने हैं। बट उसके बाद ऐसा भी टाइम आया जब एक साल में कुछ बना भी नहीं है। जैसे मैं आपको फ्रेंकली बोलूँगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा सिर्फ सिंगल डिजिट का रिटर्न है, बिकॉज जो मैं मेथड को फॉलो करता हूँ दैट बेसिकली बेस्ड ऑन मोमेंटम। करेक्ट। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मोमेंटम छोड़ो, नहीं। लगी पड़ी थी हमारी सबकी। Correct. मैं सिंगल डिजिट पे निकला हूँ, वही मेरा नसीब है ना। सो ये आपको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कि भाई देयर विल बी अ सिचुएशन जब आप पैसा नहीं कमाओगे, देयर विल बी अ सिचुएशन जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, एवरेज होके वो नॉर्मल हो जाएगा। नो बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये स्ट्रैटेजी जब बनाया, आपने कुछ मिस्टेक्स किया होगा ना। व्हाट इज़ वन मिस्टेक यू हैव सीन कि बार बार होता है ये, ताकि जो लोग इसको सीखेंगे? मैंने मिस्टेक बहुत की है। जैसे आपने बोला ना कि आप एंट्री कैसे करते थे, तो मैं कभी कभी क्या करता था, कैंडल क्लोज होने की वेट करता था। जैसे आई विल शो यू मंथली कैंडल क्लोज होने का। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर मैं ये स्टॉक में कैंडल क्लोज होने की वेट करता, अरे बाप रे, आप यहाँ पे देखो, लाइक ये 2016 का प्राइस इसका ब्रेक हुआ 2024 में। अब अगर मैं ये कैंडल की क्लोज होने की वेट करता, तो ये कैंडल खुद 70% का कैंडल है। मतलब फिर आप इतना स्टॉप लॉस बहुत हाई होता था। मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस होने के बाद आप एंट्री तो कर ही नहीं सकते। तो ये स्टॉक मैंने कभी खरीदा ही नहीं, बिकॉज इसमें मैं कभी एंट्री ही नहीं कर पाया। इसका तो फंडामेंटल ट्रिगर भी आ गया था वो टाइम पे। यस, अर्बेनिया। सो द पॉइंट इज कि एक ये मिस्टेक किया, फिर मैंने ये भी मिस्टेक किया है कि ठीक है कैंडल क्लोज होने दो, फिर उसको पुल बैक करेगा तब खरीदेंगे। ऐसे स्टॉक पुल बैक ही नहीं करते। और बहुत सारी ऐसी मल्टीपल मिस्टेक्स है। बट मैं अभी क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो लेट्स इन्वेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा 10-15% लॉस होगा, बट अगर ये ट्रेड राइट होगा तो वी विल मेक मनी। करेक्ट। तो अभी मैं वो करता हूँ। उसके बाद बहुत बार ये भी मिस्टेक किया है कि मैं जल्दी एग्जिट कर देता था। मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स को पढ़ता नहीं था। तो अभी आप टाइम स्पेंड करके फंडामेंटल्स हाँ, अभी भी मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। बट अभी मेरे को फंडामेंटल में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फंडामेंटल में 2-3 चीज़ को, नंबर्स को देखोगे ना, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ ही जाएगा। अगर कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है तो घुमा फिरा के उसका नंबर में, सेल्स में और प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। करेक्ट। तो आपको वो देखना ही देखना है कि भाई इसके क्वार्टरली सेल्स और इसके ईयरली सेल्स कैसे हो रहे हैं। नंबर 1 ये के है। नंबर 2, अगर आपको थोड़ा टाइम है तो आप उसका कॉन कॉल सुन लो या पढ़ लो। अभी तो कॉन कॉल आपको यूट्यूब पे भी मतलब सुनने मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे कंपनी का नाम डाल के Q1 Q2 डालोगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो ऐसे ही बेचारे फ्री में ये कॉन कॉल देते हैं। और इवन आप स्क्रीनर के अंदर जाके भी कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। बट क्या है ना, मैं एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए देखा, मैं सो गया। मतलब वो इतना बोरिंग होता है ना, 45-50 मिनट, बट वो बोरिंग होता है ना। Correct. और हम लोगों को बिजनेस का आइडिया भी नहीं होता है। Correct. तो मैं जनरली क्या करता हूँ, कॉन कॉल का प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। तो क्या है, वो मेरे कंट्रोल में होता है कि मैं उसको पढ़ सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। एंड मैंने आज तक कभी कोई पढ़ाई मेरा ध्यान नहीं होता था। बट अभी क्या है ना कि आपको पैसा कमाना है तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट वेरी नाइस है विजय। आई थिंक आपका जो स्ट्रैटेजी था बहुत सही था। एंड डेफिनेटली बहुत लर्निंग तो मिला है ऑडियंस को। एंड आपने बहुत सारा चीज़ सिखाया। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द ट्रेड्स, बट आपने थोड़ा साइकोलॉजी भी बताया, हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट, एंड जो मिस्टेक्स आम आदमी करता है, जो अभी भी करता है। मैं तो बोलता हूँ आज के टाइम पे भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, उनको लगता है रैली स्टार्ट हो गया। मैं बोलता हूँ रुको भाई, मतलब जब स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है कुछ स्टार्ट। बट आई थिंक आपने जो बोला, पेशेंस रखो और फिर आ जाता है पैसा। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग। एंड अगेन विजय, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस। आई नो इट वाज अ लॉन्ग पॉडकास्ट, बट मज़ा आ गया भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया। इट्स नॉर्मल थिंग। और देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ना मैंने डेवलप की है। जो मैंने आपको जो चीज़ें बोली वो मैंने खुद, मतलब एक दिन ऐसे इन्वेंशन नहीं हुआ है। मैंने भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी लोगों से सीखा है। Correct. और फिर रियलाइज हुआ है कि यार पैसा तो ऐसे ही बनता है। करेक्ट। और सीरियसली मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर किसी को पैसा बनाना है ना, तो उसको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, प्रशांत, है ना। नहीं, दैट मीन्स कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद आपके जेब में पैसा आएगा। करेक्ट।
Correct. आपका माइंडसेट अगर वैसा ही है जो पैसे को नहीं संभाल सकता है, तो आपके पास पैसा आएगा भी नहीं. तो वो चीज़ मैंने अपने करियर में ये सीखा है कि अगर आप आपका माइंडसेट चेंज करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हो. और स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है. मतलब मैं बहुत साल पहले ये सोचता था कि यार, जब मैंने करियर शुरू किया था तब 4,000 की निफ्टी थी, अब तो निफ्टी 24,000 हो गई. तब बजाज फाइनेंस, अब तो स्प्लिट और ये सब हो गया है, इसीलिए वापस से 800 का भाव हो गया. अदरवाइज वो टाइम पे वो 600, 700, 500 का भाव था. तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार, मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ी रैली मिस कर दी. इतने सारे मल्टी बैगर हो गए, अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा. बट देखो उसके बाद कितने सारे स्टॉक मल्टी बैगर बने. और हर साल नए नए मल्टी बैगर्स बनते रहते हैं. करेक्ट. ये फोर्स मोटर हमारे आंखों की सामने की बात है ना. बीएससी हमारे सामने की बात है. देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स. तो आपको सिर्फ आपका थोड़ा सा दिमाग और आंख और कान आपको खुला रखना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है. और ये प्राइस एक्शन की जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो देखने हैं. But again, thanks a lot, Vijay. Thank you, Shashank. I really love the podcast. Thank you, Shashank. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.